जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा 6 या 7 सितंबर को होनी है, जिसमें बहुत ही करीब आ चुका है और हम लोगों ने इसमें बहुत सारे मैराथन देख लिए हैं। आज हम देखेंगे, एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सिलेबस में अपने टॉप 200 MCQs इससे देखेंगे, जिसमें शामिल किया गया है भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विक्रेता। मित्रों, ये ऐसी सीरीज ली गई है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा प्रयास किया गया है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि भारत की सीमा सबसे अधिक लंबाई में किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, या चीन के साथ, या बांग्लादेश, या नेपाल? तो मित्रों, एक ट्रिक याद रखना, बचपन MBA। और अब इसमें देखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। अब ये अवरोही क्रम में लिखा है मित्रों, जिसका सबसे ज़्यादा सीमा है वो सबसे पहले, यानी सबसे ज़्यादा किससे है? बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर लगता है। तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारत और चीन की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड लाइन, या मैकमोहन रेखा, या ड्यूरंड रेखा, या फिर रेड क्लिफ रेखा? मित्रों, पूछा है भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है मित्रों कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ड्यूरंड रेखा, या मैकमोहन रेखा, या रेड क्लिफ रेखा, या फिर ह्यूसेन रेखा? तो मित्रों, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ड्यूरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। इस प्रश्न का आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मित्रों कि नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू, या थिम्पू, या ढाका, या फिर यांगून? तो मित्रों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, थिम्पू भूटान की राजधानी है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा पूछा गया है। क्या रुपया है, या पुल है, या न्यूगुल्ट्रुम है, या फिर रिंगिट है? तो मित्रों, रुपया भारत की मुद्रा है और पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है, और भूटान की मुद्रा न्यूगुल्ट्रुम है। न्यूगुल्ट्रुम सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मित्रों कि भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? क्या नेपाल को कहा जाता है, या भूटान, या फिर चीन, या फिर म्यांमार? तो मित्रों, भारत का पड़ोसी देश चीन जो है,
इसे ड्रैगन की भूमि कहा जाता है और चीन के राष्ट्रीय ध्वज पर ड्रैगन की आकृति भी बनी हुई है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मित्रों कि लुम्बिनी किस देश में स्थित है? भारत में या पाकिस्तान में या नेपाल में या फिर बांग्लादेश में? तो मित्रों लुम्बिनी जो कि महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली है, ये वर्तमान में नेपाल में स्थित है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। क्या चीन है या पाकिस्तान है या म्यांमार है या फिर श्रीलंका है? कौन सा है मित्रों भारत के साथ समुद्री सीमा को साझा करने वाला देश? तो देखिए मित्रों, यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा, समुद्री सीमा भी लगती है भारत के साथ, म्यांमार की भी थोड़ी सी समुद्री सीमा लगती है और श्रीलंका की भी लगती है। यहाँ मित्रों प्रश्न को टाइपिंग करने में मुझसे गलती हुई है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि कौन सा देश समुद्री सीमा साझा नहीं करता है। तो मित्रों इसमें चीन जो है, चीन नहीं करता है। तो अगर नहीं लगेगा तो चीन सही होगा, और अगर नहीं लगा है जैसे प्रश्न इस समय है तो इसमें तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा अगर नहीं को हटा दिया गया तो। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मित्रों कि भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर विवाद किस क्षेत्र से जुड़ा है? इस सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो है मित्रों ये कौन से क्षेत्र से है? कारगिल से या सियाचिन से या लद्दाख से या फिर अक्साई चीन से? तो मित्रों सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो है ये सियाचिन से ही है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मित्रों कि भारत और म्यांमार के बीच मोरेह तामू मार्ग किस राज्य में है? ये मोरेह तामू मार्ग मित्रों कौन से राज्य में है? असम में है या मणिपुर में या नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो मित्रों मोरेह तामू मार्ग जो है ये मणिपुर में है, जो भारत और म्यांमार को जोड़ने का कार्य करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मित्रों कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया या फिर टका या फिर रूपी या फिर दीनार? तो मित्रों बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है मित्रों कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो या कैंडी या फिर श्री जयवर्धनेपुरा कोटा या गाले? तो मित्रों श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनेपुरी कोटे है, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है मित्रों कि अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा नहीं है। कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है? पश्तो या फिर दारी या फिर उर्दू या फिर फारसी? अफ़गानिस्तान की बात हो रही है मित्रों, तो अफ़गानिस्तान की उर्दू आधिकारिक भाषा नहीं है, बाकी पश्तो, दारी और फारसी ये सभी वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसके लिए आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है मित्रों कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है या फिर सिंधु है या फिर झेलम है या फिर चेनाब है? मित्रों पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी नदी को देखा जाए तो ये पहली बात तो गंगा पाकिस्तान में जाती ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। और सिंधु, झेलम और चिनाब में देखें तो झेलम और चिनाब ये जा कर के आगे सिंधु में ही मिल जाती हैं, इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु होगी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मित्रों कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस या स्टेट ड्यूमा या फिर पोलित ब्यूरो या हाउस ऑफ पीपुल? तो मित्रों चीन की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। और 16 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। जापान की मुद्रा क्या है? वोन है या फिर येन है या फिर रिंगिट है या फिर डॉलर है? जापान की मुद्रा की बात हो रही है मित्रों और जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है मित्रों कि ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? साओ पाउलो या फिर ब्रासिलिया या फिर रियो डी जेनेरियो या फिर लीमा? कौन सी राजधानी है मित्रों जापान की? तो जापान की राजधानी की बात करें तो ब्रासिलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। 18 कह रहा है मित्रों कि स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या यूरो है या फिर डॉलर है या फिर फ्रैंक है या फिर पाउंड है? तो मित्रों स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा फ्रैंक है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है मित्रों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या सिडनी है या मेलबर्न है या फिर कैनबरा है या फिर पर्थ है? मित्रों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मित्रों कि रूस की मुद्रा क्या है? रूबल या फिर डॉलर या फिर पेसो या फिर दीनार? तो मित्रों दीनार की बात करें तो दीनार कुवैत की मुद्रा है यानी खाड़ी देशों में है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और रूबल रूस की मुद्रा है मित्रों। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों कि सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दीनार है या रियाल है या फिर पाउंड है या दिरहम है? तो मित्रों सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और ध्यान रखना सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। भूलना नहीं है, राजधानी में दा है और मुद्रा में ला है। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है मित्रों कि कनाडा की राजधानी कौन सी है? क्या टोरंटो है या फिर मॉन्ट्रियल है या फिर वैंकूवर है या ओटावा है? कनाडा की राजधानी की बात हो रही है मित्रों और कनाडा की राजधानी ओटावा है। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है मित्रों कि वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी है? ब्रिटेन की या फिर अमेरिका की या कनाडा की या फिर ऑस्ट्रेलिया की? वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है मित्रों? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि यूरो मुद्रा किस संगठन के अंतर्गत प्रचलित है? आसियान के अंतर्गत या यूरोपीय संघ या फिर नाटो या फिर सार्क? तो मित्रों यूरो मुद्रा जो है ये यूरोपीय संघ संगठन के अंतर्गत प्रचलित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मित्रों कि इज़राइल की राजधानी कौन सी है? इज़राइल की राजधानी क्या तेल अवीव है या जेरूसलम है या फिर हाइफा है या फिर रामल्ला है?
तो मित्रों इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मित्रों कि दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक राजधानियाँ कितनी हैं? एक है या फिर दो है या फिर तीन है या फिर चार है? तो मित्रों दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक राजधानियाँ तीन हैं। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो है या फिर डॉलर है या फिर क्रूजाडो है या लीरा है? अर्जेंटीना की मुद्रा की बात करें मित्रों तो अर्जेंटीना की मुद्रा पेसो है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या वेलिंगटन है या ऑकलैंड है या क्राइस्ट चर्च है या फिर डुनेडिन है? तो मित्रों न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि पाउंड स्टर्लिंग किस देश की मुद्रा है? पाउंड स्टर्लिंग कहाँ की मुद्रा है मित्रों? जर्मनी की या ब्रिटेन की या फिर फ्रांस की या फिर ग्रीस की? तो मित्रों पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि कतर की राजधानी है मस्कट या फिर दोहा या फिर दुबई या फिर अबू धाबी? तो मित्रों कतर की राजधानी कौन सी है? दोहा है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 तक हो चुका है मित्रों। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर आपका बहुत खुशी देता है मित्रों। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश या राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इस प्रश्न के लिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र या बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है मित्रों, और इसके पहले अभी मैंने बताया है कि जब जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 नंबर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 7 है या 8 है या फिर 9 है या फिर 10 है? तो वर्तमान में मित्रों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है मित्रों कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 2017 में या 2018 में या फिर 2019 में या 2020 में? तो मित्रों लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 2019 में घोषित किया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है मित्रों कि सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? सिक्किम को किस वर्ष भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया? 1972 में या 1975 में या 1977 में या फिर 1980 में? तो मित्रों सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में 1975 में शामिल किया गया अर्थात बनाया गया। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है मित्रों कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य क्या गोवा है, या त्रिपुरा है, या फिर सिक्किम है, या फिर मणिपुर है। तो मित्रों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है मित्रों कि भारत का एकमात्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। एकमात्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मित्रों? दमन और दीव, या फिर पुडुचेरी, या लक्षद्वीप, या फिर चंडीगढ़। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें प्रश्न मिस है, तो नहीं मिस है। दमन और दीव कैसा है? तो ये द्वीपीय हैं, ये द्वीप हैं, ये मुख्य भूमि के तट पर नहीं है। बात करें अगर हम लक्षद्वीप की, तो ये भी द्वीप है। और चंडीगढ़ तो ये तो समुद्र तट के किनारे है ही नहीं। लेकिन पुडुचेरी, तो पुडुचेरी मित्रों समुद्र के तट पर है और भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को, या पंजाब को, या फिर हरियाणा को, या फिर बिहार को। तो मित्रों अगर हम लोग बात करें अन्न भूमि की या अन्न का भंडार, तो अन्न का भंडार इसमें पंजाब कहलाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है मित्रों कि भारत के किस राज्य की सीमा 4 देशों से मिलती है। 4 देशों से, 4 नहीं मित्रों, यहाँ पर ये मिस हुआ है मुझसे, यहाँ पर 3 होना चाहिए। कितने देश, मतलब 3 देशों के साथ कौन से राज्य की सीमा मिलती है। सिक्किम से, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश, या जम्मू कश्मीर, या उत्तर प्रदेश। तो मित्रों इसमें जो सिक्किम है, सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ मिलती है। 3 देश कौन कौन से? सिक्किम के पश्चिम में नेपाल हो जाता है, सिक्किम के पूर्व में भूटान हो जाता है, और सिक्किम के उत्तर में चीन हो जाता है। तो सिक्किम की सीमा 3 देशों के साथ इस प्रकार से मिलती है। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है मित्रों कि नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा, या फिर इम्फाल, या फिर आइजोल, या फिर शिलांग। तो मित्रों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है मित्रों कि असम की राजकीय भाषा कौन सी है। हिंदी है, या फिर असमी है, या बांग्ला है, या उर्दू है। तो मित्रों असम की राजकीय भाषा असमी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम है। पश्चिम बंगाल, या फिर असम, या फिर तमिलनाडु, या फिर केरल। तो मित्रों पश्चिम बंगाल और असम दोनों जगह चाय का उत्पादन होता है, लेकिन असम प्रथम नंबर पर है चाय उत्पादन में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है मित्रों कि दमन और एवं दीव का विलय किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। दमन दीव भी पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो उसका विलय कौन से प्रदेश के साथ हुआ है मित्रों? पुडुचेरी, या फिर लक्षद्वीप, या दादरा एवं नागर हवेली, या फिर लद्दाख। तो मित्रों दमन और दीव को दादरा एवं नागर हवेली में क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है मित्रों कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? 2012 में या 2013 में या फिर 2014 में या फिर 2015 में? तो मित्रों 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है मित्रों कि किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो मित्रों सबसे अधिक सीटें विधानसभा में उत्तर प्रदेश में हैं 403 प्लस 1। 403 प्लस 1 का मतलब कि 403 विधायक चुनाव से आएंगे और एक आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण था। हालांकि ये आरक्षण अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन सीटें अभी भी 404 ही हैं। सीट थोड़े ही ख़त्म हो गई है। प्रश्न संख्या 46। और इससे पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है मित्रों कि चंडीगढ़ किन राज्यों की संयुक्त राजधानी है? हरियाणा और पंजाब या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड या राजस्थान और हरियाणा या पंजाब और हिमाचल प्रदेश? तो मित्रों हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मित्रों कि किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है? कौन से राज्य को कहा जाता है मित्रों? केरल को या फिर तमिलनाडु या कर्नाटक या असम? मसाला बागान की बात हो रही है, अर्थात सबसे अधिक मसाला का उत्पादन कहाँ पर होता है मित्रों? तो केरल को मसाला बागान, भारत का मसाला बागान कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है मित्रों कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर या फिर कोहिमा या कार निकोबार या फिर लक्षद्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें मित्रों तो इसमें पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में? तो कच्छ का रण मित्रों गुजरात में स्थित है और कच्छ का रण एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित है और यहाँ पर जंगली गधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जंगली गधे यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं मित्रों। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड अर्थात कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड या छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल? तो मित्रों ब्लैक गोल्ड के सर्वाधिक उत्पादन में झारखंड प्रथम नंबर पर है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 तक हो चुका। अब देखते हैं 51 नंबर। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है मित्रों कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो मित्रों संसद का संयुक्त सत्र मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ बैठक। तो दोनों का एक साथ बैठक कब होता है? जब कोई विशेष अधिनियम पारित होना होता है और लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा
का संसद का संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी इस प्रश्न के लिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है मित्रों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। मतलब सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या कितनी होगी, 530 या 545 या फिर 552 या फिर 560। तो मित्रों, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है मित्रों कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो मित्रों, लोकसभा और विधानसभा, मतलब लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 25 वर्ष है लोकसभा और विधानसभा के लिए। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के लिए, विधान के लिए कितना होना चाहिए मित्रों, तो 30 वर्ष होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है मित्रों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष या 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो मित्रों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिन होता है, तो कभी वो भंग होता ही नहीं है। हाँ, उसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है मित्रों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो मित्रों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है कौन, तो बुलाता है राष्ट्रपति। और जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। मान लीजिए अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा बैठक अध्यक्षता। और अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो गए तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के किसी भी वरिष्ठ सदस्य को वहां पर अध्यक्षता करने के लिए नामित कर दिया जाएगा। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मित्रों कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब अस्थाई सदस्य है तो हर 2 वर्ष में रिटायर किए जाते हैं। कितने लोग, 1/2 भाग या 1/3 भाग या फिर 1/4 भाग या 1/5 भाग। तो मित्रों, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है और फिर से इतने ही सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाती है, सीटें भर लिया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है मित्रों कि विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष या 30 वर्ष या 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो मित्रों, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि विधानसभा और लोकसभा 25 वर्ष है उनकी सदस्य बनने की सीमा, आयु सीमा, और विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना निश्चित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है मित्रों कि भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 1949 में या 1950 में या 1951-52 में या फिर 1955 में। तो मित्रों, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव
1951-52 में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है मित्रों कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? पदेन अध्यक्ष की बात हो रही है मित्रों, तो पदेन अध्यक्ष इसका होता है उपराष्ट्रपति। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मित्रों कि मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो मनी बिल की अगर बात करें मित्रों, क्या है राज्यसभा में होगा या लोकसभा या दोनों सदन या फिर विधान परिषद? तो मित्रों मनी बिल केवल और केवल किस में होता है? बी वाले, यानी जिसको हम लोग धन विधेयक के रूप में जानते हैं, तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 60 तक हो चुका है मित्रों। एक बार आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 61वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष क्या सुमित्रा महाजन थी या मीरा कुमार या फिर प्रतिभा पाटिल या सरोजनी नायडू? तो मित्रों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार थी। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है मित्रों कि शून्य काल की शुरुआत किस सदन में होती है? राज्यसभा में या फिर लोकसभा में या फिर विधान परिषद में या विधानसभा में? तो मित्रों शून्य काल की जो शुरुआत होती है ये लोकसभा में होती है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है मित्रों कि विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल किस प्रकार का सदन है? अस्थाई है, अस्थाई है या फिर अस्थाई है या मिश्रित है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों विधान परिषद और राज्यसभा अस्थाई सदन होते हैं, जबकि विधानसभा और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा ये अस्थाई सदस्य होते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है मित्रों कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? क्या 5 राज्यों में है या फिर 6 राज्यों में है या फिर 7 राज्यों में है या फिर 8 राज्यों में है? तो मित्रों अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है मित्रों कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या फिर विधान सभा? तो मित्रों अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है मित्रों कि किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम संख्या क्या 450 होगी या 500 होगी या फिर 550 होगी या फिर 600 होगी? अधिकतम संख्या पूछ रहा है मित्रों और अधिकतम संख्या हो सकती है 500। किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है मित्रों कि संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री या फिर विपक्ष का सदस्य या फिर प्रधानमंत्री? मित्रों कह रहा है कि संसद में लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा विपक्ष का ही कोई सदस्य होगा। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है मित्रों कि
कि भारत में मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 120? कौन से अनुच्छेद में है मित्रों मनी बिल की परिभाषा? तो मनी बिल की परिभाषा दी गई है 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10 या 12 या 14 या फिर 15? तो मित्रों राज्यसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है 12। बी वाला विकल्प, जिसमें कला, साहित्य, फिल्म जगत या खेल, इन सब से संबंधित लोगों को नामित करते हैं राष्ट्रपति महोदय। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है मित्रों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो मित्रों जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, क्या ये अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देंगे या राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को या उपाध्यक्ष को? तो मित्रों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, और अगर उपाध्यक्ष को देना है त्यागपत्र तो ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। ऐसे ही बात करें अगर हम लोग राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। ये ध्यान रखना, वहाँ पर वो उपाध्यक्ष को नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है मित्रों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून या 22 अप्रैल या 8 जून या फिर 11 जुलाई? कब होता है मित्रों? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च या 8 मार्च या 15 मार्च या फिर 18 मार्च? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है मित्रों, और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है मित्रों कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर या फिर 30 जनवरी? तो मित्रों भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, और 2 अक्टूबर भी राष्ट्रीय पर्व है, गांधी जयंती मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है। क्या 21 जून को मनाया जाता है या 1 मई या 5 सितंबर या फिर 11 जुलाई? तो मित्रों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, और 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस होता है। इस प्रश्न का जवाब ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है मित्रों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 7 अप्रैल या 10 अप्रैल या 12 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल? तो मित्रों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76। और 76 से पहले मित्रों एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि प्रश्न स्टैटिक जीके के हैं, यानी कि कह सकते हैं इसको कि सामान्य जागरूकता वाले प्रश्न हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त या 30 जनवरी या 23 मार्च? तो मित्रों भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस
कब मनाया जाता है? 5 जून या 11 जुलाई या फिर 15 जुलाई या 1 अगस्त? तो मित्रों, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है मित्रों कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस क्या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को, या फिर 5 सितंबर को, या फिर 11 जुलाई को? तो मित्रों, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की मैं बात कर रहा हूँ, 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। लेकिन अगर यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात पूछता मित्रों, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को, या फिर 14 नवंबर, या फिर 5 दिसंबर? बाल दिवस की बात हो रही है मित्रों, और बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है मित्रों कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, या 10 दिसंबर, या फिर 9 जनवरी, या 21 मार्च? तो मित्रों, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है? 1 मई, या 5 मई, या फिर 10 मई, या 20 मई? मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, या फिर 23 मार्च, या 5 जून, या 15 अगस्त? मित्रों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को सर सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है कि किस दिन को विश्व जल दिवस कहा जाता है? 21 मार्च, या 22 मार्च, या फिर 5 जून, या फिर 11 जुलाई? विश्व जल दिवस की बात हो रही है मित्रों, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है मित्रों कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस की बात हो रही है, क्या ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, या फिर 16 अक्टूबर को, या फिर 17 अक्टूबर को, या फिर 18 अक्टूबर को? मित्रों, विश्व खाद्य दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात हो रही है, क्या ये 21 सितंबर को मनाया जाता है, या 22 सितंबर को, या फिर 2 अक्टूबर को, या फिर 5 सितंबर को? तो मित्रों, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है मित्रों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, या फिर पेरिस में, या न्यूयॉर्क में, या जिनेवा में? तो मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है मित्रों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, या लंदन में, या रोम में, या फिर जिनेवा में? तो मित्रों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। और 88 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, या पेरिस में, या फिर जिनेवा में, या फिर रोम में? मित्रों WHO के मुख्यालय की बात हो रही है और WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है मित्रों कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में, या लंदन में, या फिर पेरिस में, या फिर रोम में? IMF का मुख्यालय मित्रों यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा फंड जो है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है मित्रों कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, या जिनेवा में है, या फिर लंदन में है, या फिर रोम में है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय मित्रों जिनेवा में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है मित्रों कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है, या ब्रुसेल्स में है, या फिर न्यूयॉर्क में है, या फिर रोम में है? तो मित्रों नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है मित्रों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मित्रों क्या ये लंदन में है, या फिर हेग में है, या फिर रोम में है, या फिर जिनेवा में है? तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, यानी कि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है FAO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, या रोम में, या फिर पेरिस में, या फिर ब्रुसेल्स में? तो मित्रों FAO का मुख्यालय है रोम में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है मित्रों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर रोम में? तो मित्रों यूनिसेफ का मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है मित्रों ILO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, या फिर जिनेवा में, या फिर रोम में, या फिर वाशिंगटन में? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, और इसका मुख्यालय है मित्रों जिनेवा में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, या वाशिंगटन DC में है, या फिर जिनेवा में है, या फिर लंदन में है? विश्व बैंक की बात हो रही है मित्रों, और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
97। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है मित्रों कि एशियान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, या जकार्ता में, या सिंगापुर में, या फिर बैंकॉक में? तो मित्रों एशियान का मुख्यालय है जकार्ता में, इंडोनेशिया की शहर है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है मित्रों कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है? नई दिल्ली, या फिर काठमांडू, या इस्लामाबाद, या फिर ढाका? तो मित्रों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है मित्रों कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, या फिर रोम में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर पेरिस में? तो मित्रों ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ओपेक एक प्रकार की संस्था है जो पेट्रोलियम के व्यापार का नियंत्रण करती है। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है मित्रों कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, या फिर लियोन फ्रांस में, या ब्रुसेल्स में, या फिर रोम में? मित्रों इंटरपोल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस का कार्य करती है और इसका मुख्यालय मित्रों लियोन फ्रांस में है। मित्रों हम लोगों का 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो इस खुशी में सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। प्रश्न संख्या 101 कह रहा है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा में, या दिल्ली में, या फिर जयपुर में, या फिर लखनऊ में? कहाँ पर है मित्रों कुतुब मीनार? तो अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो ये दिल्ली में है। इसका निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102। 102 कह रहा है मित्रों 102 कह रहा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में, या फिर कर्नाटक में? तो मित्रों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। 103 कह रहा है मित्रों कि सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर है? पुरी में, या फिर कोणार्क में, या फिर मदुरई में, या फिर एलोरा में? तो मित्रों उड़ीसा के कोणार्क नामक स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। यह एक रथ मंदिर है मित्रों। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। 104 कह रहा है मित्रों कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? तो मित्रों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कराया था। ये मुमताज़ महल का मकबरा है और मुमताज़ महल का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो अर्जुमंद बानो बेगम है मित्रों। प्रश्न संख्या 105। 105 कह रहा है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? कर्नाटक में है, या आंध्र प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु में है, या तेलंगाना में है? तो मित्रों हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106। 106 कह रहा है मित्रों 106 कह रहा है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो मित्रों खजुराहो की मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 107 107 कह रहा है मित्रों कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या फिर लाल सागर? तो मित्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 108 कह रहा है मित्रों कि गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में या फिर अमृतसर में या फिर पटना में या फिर लखनऊ में? तो मित्रों, गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है मित्रों कि कुतुब मीनार किस वास्तुकला का उदाहरण है? कौन से प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है मित्रों? मुगल वास्तुकला है या फिर अफगान वास्तुकला है या राजपूत वास्तुकला है या ब्रिटिश वास्तुकला है? तो मित्रों, अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक अफगान वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण है कुतुब मीनार। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 क्या कह रहा है मित्रों कि एलोरा 110 क्या कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? एलोरा की गुफाएं कौन सी राज्य में हैं मित्रों? अजंता और एलोरा क्या ये महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है या बिहार में है या राजस्थान में है? तो मित्रों, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ये एक बहुत ही शानदार कला का उदाहरण है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है मित्रों कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? बाबर ने या अकबर ने या जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो मित्रों, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है मित्रों कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में या फिर मदुरई में या फिर बेंगलुरु में या फिर तिरुवनंतपुरम में? तो मित्रों, वास्तुकला की दृष्टि से भी एक शानदार मंदिर बना हुआ है और मीनाक्षी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध भी है और ये है मदुरई में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है मित्रों कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सालारगंज संग्रहालय या फिर इंडियन म्यूजियम कोलकाता या नेशनल म्यूजियम दिल्ली या फिर छत्रपति शिवाजी संग्रहालय? मित्रों, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है मित्रों कि कौन सा भारतीय स्मारक विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है? कुतुब मीनार या फिर लाल किला या ताजमहल या हुमायूं का मकबरा? कौन सा स्मारक है मित्रों? तो इसमें ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है मित्रों कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आगरा में या फिर दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में या फिर लखनऊ में? बुलंद दरवाज़ा की बात हो रही है मित्रों और बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है मित्रों कि कथकली नृत्य
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या फिर केरल या फिर कर्नाटक। कथकली की बात हो रही है मित्रों, और कथकली कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, हम लोग प्रश्न संख्या 116 तक कर चुके हैं। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, जोरदार तरीके से होना चाहिए। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है मित्रों कि भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु या फिर केरल या फिर आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। भरतनाट्यम की बात हो रही है मित्रों, और भरतनाट्यम कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम है मित्रों तमिलनाडु का। कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है मित्रों, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से या तमिलनाडु से या फिर केरल से या फिर आंध्र प्रदेश से। तो मित्रों, मोहिनी अट्टम कहाँ से है? मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों मित्रों केरल से हैं, यानी सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं मित्रों, ये उनकी एक बहुत ही अच्छी नृत्य होती है। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से या मणिपुर से या त्रिपुरा से या फिर मिजोरम से। तो मित्रों, सतरिया और बिहू भी एक नृत्य होता है। ये दोनों कहाँ की हैं? सतरिया और बिहू ये असम का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस नृत्य है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है मित्रों कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का या फिर ओडिशा का। तो मित्रों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये साउथ के नृत्य हैं, याद रखना, भूलना मत। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है मित्रों कि ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का या बिहार का या पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो मित्रों, ओडिसी नृत्य की बात करें तो ये ओडिशा का नृत्य है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है मित्रों कि भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य क्या गरबा है या गिद्दा है या घूमर है या फिर गवर है? तो मित्रों, इसमें अगर देखें तो गरबा गुजरात का है, गिद्दा पंजाब का है, घूमर राजस्थान का है और भील जनजाति का गवर है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 कह रहा है मित्रों कि बघेली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? बघेली नृत्य की बात हो रही है मित्रों, क्या ये बिहार में है या मध्य प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान में है? तो मित्रों, बघेली नृत्य मध्य प्रदेश में है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बघेली नृत्य प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है मित्रों कि संगीतमय नाटक को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? संगीतमय नाटक की बात हो रही है मित्रों, यक्षगान या फिर कथकली या कोडियाट्टम या भवाई। तो मित्रों, संगीतमय नाटक को दक्षिण भारत में यक्षगान कहा जाता है
और यक्षगान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कर्नाटक में। कर्नाटक। देखिए अब यहाँ पर आपको याद करने का आसान सा तरीका बता दें। संगीतमय नाटक मतलब यहाँ भी नाटक है। आप ये याद रखिए कि यक्षगान क्या है तो संगीतमय नाटक है, और संगीतमय नाटक क्या होगा? कर्नाटक। भाई कहाँ पर? तो कर्नाटक। इसमें भी अंत में नाटक, उसमें भी नाटक, तो नाटक कहाँ होगा? कर्नाटक में होगा। संगीतमय नाटक कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 125। 125 कह रहा है मित्रों कि राग मल्हार किस मौसम से संबंधित है? राग मल्हार क्या वसंत ऋतु में होता है, या वर्षा ऋतु में होता है, या ग्रीष्म ऋतु में होता है, या शीत ऋतु में होता है? तो मित्रों राग मल्हार वर्षा ऋतु से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126। 126 क्या कह रहा है मित्रों? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी कौन से धर्म से संबंधित है मित्रों? हिंदू धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से, या फिर सिख धर्म से? तो मित्रों अजंता की गुफाओं में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126। 126 कह रहा है मित्रों कि भारत का 127। 127 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या महात्मा गांधी, या सरोजिनी नायडू? तो मित्रों राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है मित्रों? वंदे मातरम है। और वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और बात करेंगे राष्ट्रगान की, यानी जनगण मन अधिनायक जय हे, तो ये लिखा है मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर ने। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128। 128 कह रहा है मित्रों कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, या 1921 खिलाफत आंदोलन, या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर 1947 स्वतंत्रता दिवस को? तो मित्रों जनगण मन पहली बार 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में गाया गया था। ये आपका ए वाला विकल्प सही होगा। और अगर बात करेंगे वंदे मातरम की मित्रों तो वो 1896 में पहली बार, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। प्रश्न संख्या 129। 129 कह रहा है मित्रों कि भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, या मुंबई में, या कोलकाता में, या भोपाल में? तो मित्रों भारत का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में स्थित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130। 130 कह रहा है मित्रों कि कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगेगा मित्रों? 10 वर्ष, या 12 वर्ष, या 15 वर्ष, या फिर 20 वर्ष? तो मित्रों कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, और हर 6 वर्ष पर अर्धकुंभ होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131। 131 कह रहा है मित्रों गीतम गोविंद किस कवि की रचना है? गीतम गोविंद क्या तुलसीदास की है, या जयदेव की है, या कालिदास की है, या फिर सूरदास की है? तो मित्रों गीतम गोविंद जयदेव की रचना है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। और चलते हैं प्रश्न संख्या 132 पर। 132 कह रहा है मित्रों कि नवरात्रि में गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गरबा, या घूमर, या फिर भवाई, या फिर डांडिया? नवरात्रि की बात हो रही है मित्रों, और नवरात्रि में गुजरात का
प्रसिद्ध नृत्य गरबा है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। 133 कह रहा है मित्रों कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा क्या ये हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य हैं, या फिर पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य हैं, या राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं, या उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा की बात हो रही है मित्रों, और गिद्दा और भांगड़ा ये हैं पंजाब के प्रसिद्ध नृत्य। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। 134 कह रहा है मित्रों कि काकतीय मंदिर वास्तुकला किस राज्य में प्रसिद्ध है। काकतीय मंदिर वास्तुकला कहाँ पर प्रसिद्ध है मित्रों? तेलंगाना में, या तमिलनाडु में, या कर्नाटक में, या फिर केरल में। तो मित्रों काकतीय मंदिर वास्तुकला की अगर हम बात करें तो ये है प्रसिद्ध तेलंगाना का। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 कह रहा है मित्रों कि महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक, या फिर केरल। मित्रों महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये बी वाले विकल्प होगा सही उत्तर। तमिलनाडु में इसे मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 136 कह रहा है मित्रों कि भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ध्यानचंद को, या मिल्खा सिंह को, या फिर सचिन तेंदुलकर, या कपिल देव। तो मित्रों कपिल देव और सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर रहे हैं, मिल्खा सिंह धावक रहे हैं, और बात करें ध्यानचंद तो इन्हें ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है मित्रों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट है, या हॉकी है, या फिर कबड्डी है, या फिर फुटबॉल है। तो मित्रों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है मित्रों कि पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। जो सबसे पहली बार क्रिकेट का विश्व कप हुआ था, क्या उसे भारत ने जीता, या वेस्ट इंडीज़ ने जीता, या ऑस्ट्रेलिया ने जीता, या फिर इंग्लैंड ने जीता। तो मित्रों पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है मित्रों कि भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। 1979 में, या 1981 में, या 1983 में, या 1985 में। तो मित्रों भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। कपिल देव उस समय कप्तान थे। कपिल देव उस समय मित्रों कप्तान थे। ये आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है मित्रों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन क्या 2 वर्ष के बाद में होता है, या 3 वर्ष के बाद होता है, या फिर 4 वर्ष के बाद होता है, या फिर 5 वर्ष के बाद होता है। ओलंपिक खेल मित्रों कितने वर्ष के बाद में होते हैं। प्रश्न संख्या 140 का सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 4 वर्षों के बाद में होते हैं। प्रश्न संख्या 141 कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। मतलब फुटबॉल का विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। रूस में, या कतर में, या ब्राज़ील में, या फिर जर्मनी में। तो मित्रों इसका जो हुआ था ये कतर में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा है मित्रों। प्रश्न संख्या 142
142 कह रहा है मित्रों कि बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? महिला टीम से या पुरुष टीम से या एकल प्रतियोगिता या युगल प्रतियोगिता? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए मित्रों कि थॉमस कप जो है ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और बैडमिंटन खेल में भी किससे संबंधित है? तो पुरुष टीम से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 कह रहा है मित्रों कि कबड्डी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? भारत में या नेपाल में या बांग्लादेश में या फिर श्रीलंका में? तो मित्रों कबड्डी का उद्गम स्थल भारत में माना जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 कह रहा है मित्रों कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? मतलब पहली कप्तान की बात हो रही है मित्रों। क्या मिताली राज थी या शांता रंगास्वामी थी या फिर अंजुम चोपड़ा थी या फिर झूलन गोस्वामी थी? मित्रों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान शांता रंगास्वामी थी। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 कह रहा है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से या क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से या फिर हॉकी से? तो मित्रों ड्यूस शब्द टेनिस से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 कह रहा है कि 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बीजिंग में या फिर लंदन में या फिर रियो डी जनेरियो में या टोक्यो में? मित्रों 2016 का जो ओलंपिक खेल हुआ था ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फिर से जोरदार तरीके से। प्रश्न संख्या 147 कह रहा है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से या बैडमिंटन से या फिर एथलेटिक्स से या फिर हॉकी से? तो मित्रों फेडरेशन कप एथलेटिक्स से संबंधित है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 कह रहा है मित्रों कि भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है अर्थात शतरंज खेल की बात हो रही है। क्या ये विश्वनाथन आनंद थे या कोनेरू हम्पी थे या फिर पी हरिकृष्णन थे या दीपन घोष थे? तो मित्रों भारत का पहला ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है मित्रों कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से या क्रिकेट से या फिर हॉकी से या फिर कबड्डी से? तो मित्रों रणजी ट्रॉफी की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 कह रहा है मित्रों कि 2021 ओलंपिक खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक या फिर रजत पदक या फिर कांस्य पदक या कोई नहीं? तो मित्रों 2021 ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है मित्रों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? देखिए अगर सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछे जाएं तो 5 होते हैं। कौन कौन सा? रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है और इंग्लैंड है। ये अस्थायी सदस्य होते हैं। अब 5 के बाद में अस्थायी कितने होते हैं जो 2-2 साल के लिए बनते हैं? 5 या 10 या 15 या 20? तो मित्रों इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं।
बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 152 152 कह रहा है मित्रों कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? WWF या फिर IUCN या फिर UNEP या यूनेस्को। तो मित्रों रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 153 153 कह रहा है मित्रों कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है मित्रों? खाद्य उत्पादन या औद्योगिक विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण या ऊर्जा उत्पादन। तो मित्रों हरित क्रांति का जो संबंध है ये है खाद्य उत्पादन से। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 154 154 क्या कह रहा है? 154 क्या कह रहा है मित्रों? 154 कह रहा है कि भारत का पहला जैवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी या सुंदरवन या फिर मानस या फिर अंडमान। तो मित्रों भारत का पहला बैडमिंटन जैवमंडल जो था यह है नीलगिरी है मित्रों। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नीलगिरी का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों में है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 155 क्या कह रहा है मित्रों कि किस भारतीय खिलाड़ी को दावाल कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ या फिर अनिल कुंबले या सौरव गांगुली। तो मित्रों दावाल इसलिए कहा गया क्योंकि जब बहुत सारे विकेट गिरने लगते थे, कोई जल्दी टिक नहीं पाता था, उस समय भारत की दीवार राहुल द्रविड़ खड़े होते थे और विकेट को रोकने का कार्य करते थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 कह रहा है मित्रों कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास के लेखक क्या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या मुंशी प्रेमचंद जी हैं या फिर अमृता प्रीतम जी हैं? कौन है मित्रों गोदान के लेखक? तो गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद जी। गबन, गोदान, सेवा भूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सभी किसकी रचनाएं मित्रों? तो ये सभी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं। आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में या पेरिस में या फिर वियना में या फिर न्यूयॉर्क में। मित्रों यूनेस्को के मुख्यालय की अगर बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 कह रहा है मित्रों कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? केवल साहित्य में या केवल विज्ञान में या फिर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए या फिर केवल खेल में। तो मित्रों पद्म पुरस्कार जो है इसमें 3 सीरीज दिया जाता है। एक तो पद्मश्री, एक दिया जाता है श्री यानी पद्मश्री, एक दिया जाता है पद्म भूषण और एक दिया जाता है पद्म विभूषण। तो मित्रों इसमें 3 सीरीज दिया जाता है, यानी 3 तरीके का पुरस्कार पद्म में बांटा गया है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 159 कह रहा है मित्रों कि COP28 सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में या फिर दुबई में या फिर नई दिल्ली में या फिर टोक्यो में। मित्रों COP28 सम्मेलन जो था ये हुआ था दुबई में आयोजित 2023 वाला। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160
160 कह रहा है मित्रों कि भोर समिति यानी भोर कमेटी का संबंध किससे है? स्वास्थ्य सुधार से, या फिर शिक्षा नीति से, या कृषि विकास से, या फिर न्यायिक सुधार से। तो मित्रों भोर समिति का संबंध है स्वास्थ्य सुधार से। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 तक हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। और देखते हैं प्रश्न संख्या 161। 161 कह रहा है मित्रों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? क्या ये श्रीहरिकोटा में है, या हैदराबाद, या बेंगलुरु, या फिर त्रिवेंद्रम? तो मित्रों इसरो का यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन का मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 162। 162 कह रहा है कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किसे मिला? लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किसे मिला मित्रों? नोवाक जोकोविच को, या फिर मेसी को, या फिर विराट कोहली, या मैक्स वेर्स्टापेन? तो मित्रों लियोनेल मेसी को मिला है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 163। 163 कह रहा है मित्रों कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 है, या 8 है, या 9 है, या फिर 10 है? तो मित्रों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 164। 164 कह रहा है मित्रों कि ब्लू प्लैनेट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ब्लू प्लैनेट पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, या पर्यावरण में, या फिर साहित्य में, या फिर चिकित्सा में? मित्रों ब्लू प्लैनेट पुरस्कार की बात हो रही है और ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165। 165 कह रहा है मित्रों कि जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका, या नैरोबी, या फिर हरारे, या फिर अदीस अबाबा? जाम्बिया की राजधानी की बात हो रही है मित्रों और जाम्बिया की राजधानी है लुसाका में। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160। 166। 166 कह रहा है मित्रों कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? अभिनव बिंद्रा क्या निशानेबाजी से संबंधित हैं, या फिर बैडमिंटन से संबंधित हैं, या फिर हॉकी से संबंधित हैं, या फिर कुश्ती से संबंधित हैं? तो मित्रों अभिनव बिंद्रा की अगर बात करें तो अभिनव बिंद्रा संबंधित हैं निशानेबाजी से। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167। 167 कह रहा है मित्रों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या फिर कला के क्षेत्र में? किस क्षेत्र में दिया जाता है मित्रों? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अगर बात करें इसकी तो ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 168। 168 कह रहा है मित्रों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर लंदन में, या फिर पेरिस में? तो मित्रों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169। 169 कह रहा है मित्रों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, या फिर 3 जून, या 22 अप्रैल, या फिर 10 जून? तो मित्रों पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 170।
170 कह रहा है मित्रों कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है मित्रों? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 171 कह रहा है मित्रों कि COP21 के अंतर्गत कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ था? COP21 के अंतर्गत कौन सा समझौता हुआ था मित्रों? तो COP21 के अंतर्गत क्या पेरिस समझौता हुआ था, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल था, या रियो डिक्लेरेशन था, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था? कौन सा था मित्रों? तो इसमें पेरिस समझौता हुआ था। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 172 कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? कतर में, या फिर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में, या फिर ब्राज़ील में, या फिर इंग्लैंड में? तो मित्रों फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 कह रहा है कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, या 1950 में, या 1954 में, या फिर 1962 में? भारत रत्न की बात हो रही है मित्रों, और भारत रत्न की स्थापना हुआ था 1954 में। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कौन थे? सी राजगोपालाचारी, इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। एक लोग और थे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि और उसमें कौन थे। प्रश्न संख्या 174 है मित्रों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, या जिनेवा, या फिर लंदन, या फिर पेरिस? तो मित्रों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 175 कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, या फिर कोणार्क में, या फिर मदुरई में, या फिर महाबलीपुरम में? तो मित्रों सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 176 और 176 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि शतरंज का विश्व चैंपियन 2023 कौन बना था? विश्वनाथन आनंद, या फिर मैग्नस कार्लसन, या डिंग लिरेन, या फिर फाबियानो कारुआना? तो मित्रों शतरंज का विश्व चैंपियन 2023 के बने थे डिंग लिरेन बने थे। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 177 कह रहा है मित्रों कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? भारत का चंद्र मिशन, या फिर भारत का मंगल मिशन, या फिर भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन, या फिर भारत का सौर मिशन? तो मित्रों गगनयान मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 178 कह रहा है कि चंडीगढ़ किसका केंद्र शासित प्रदेश है? पंजाब और हरियाणा का, या पंजाब और हिमाचल प्रदेश का, या हरियाणा और उत्तराखंड का, या फिर दिल्ली और पंजाब का? तो मित्रों चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का केंद्र शासित प्रदेश है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 179 कह रहा है मित्रों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों? टोक्यो में, या फिर मनीला में,
या बीजिंग में या फिर सिंगापुर में। तो मित्रों एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है मनीला में। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 180 180 कह रहा है मित्रों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुआ था? अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में या स्वीडन में या फिर फ्रांस में। तो मित्रों नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था स्वीडन में। किसके नाम पर? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर हुआ था। इस पुरस्कार का शुरुआत स्वीडन देश ने किया था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181 181 कह रहा है मित्रों कि अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं क्या मध्य प्रदेश में हैं या महाराष्ट्र में हैं या गुजरात में हैं या फिर कर्नाटक में हैं? तो मित्रों अजंता की गुफाओं की अगर बात करें तो ये हैं महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 182 182 कह रहा है मित्रों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल या फिर संतोष यादव या कल्पना चावला या सुधा नंदन। तो मित्रों संतोष यादव और बछेंद्री पाल पर्वतारोही हैं, लेकिन कल्पना चावला ये अंतरिक्ष यात्री थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला मित्रों बछेंद्री पाल हैं। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 183 183 कह रहा है मित्रों कि अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय क्या अदीस अबाबा में है या फिर नैरोबी में है या फिर काहिरा में है या फिर लुसाका में है? तो मित्रों अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा में है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 184 184 कह रहा है मित्रों कि साइमन आयोग कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में या 1928 में या फिर 1929 में या 1930 में? तो मित्रों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और जगह जगह पर इसका विरोध किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और वो इसी के चोट के कारण मृत्यु भी उनकी हो गई थी। प्रश्न संख्या 185 185 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को या 29 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को? तो मित्रों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 186 186 कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में या 2014 में या 2015 में या फिर 2016 में? तो मित्रों नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 187 187 कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? क्या 1930 में हुआ था या 1932 में या 1935 में या फिर 1940 में? कब हुआ था मित्रों भारतीय वायुसेना की स्थापना? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 188 188 कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का एक स्कूल है मित्रों, क्या इसे महात्मा गांधी ने किया था या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या राजगोपालाचारी ने
या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो शांति निकेतन की स्थापना मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 189 189 कह रहा है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस की बात हो रही है मित्रों, और विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 190 कह रहा है मित्रों कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में या फिर जिनेवा में या फिर इस्लामाबाद में या फिर ढाका में। तो WHO का मुख्यालय मित्रों जिनेवा में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 10 प्रश्न भी और आप लोगों के बचे हुए हैं। प्रश्न संख्या 191 कह रहा है मित्रों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून या 15 जून या फिर 2 फरवरी या फिर 25 जून। तो आर्द्र भूमि दिवस जिसे वेटलैंड डे भी कहा जाता है मित्रों, ये 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 192 कह रहा है मित्रों कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में भारत के पहले अस्थाई प्रतिनिधि कौन थे? आर्चर मेहता या RK नेहरू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कृष्ण मेनन। तो मित्रों संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पहले अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित थे। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 193 कह रहा है मित्रों कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में या फिर पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में या फिर जिनेवा में। तो मित्रों विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 194 कह रहा है मुगल गार्डन अब इसका नाम अमृत उद्यान हो गया है, कहाँ पर स्थित है? आगरा में है या फिर दिल्ली में है या लखनऊ में है या जयपुर में है। तो मित्रों मुगल गार्डन जिसका परिवर्तित नाम अमृत उद्यान है, ये दिल्ली में स्थित है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 195 कह रहा है मित्रों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर प्रतिभा पाटिल। तो कौन थी मित्रों? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बी वाला विकल्प। और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। प्रश्न संख्या 196 कह रहा है मित्रों कि राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? जो हम लोगों का इस समय तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने या पिंगली वेंकैया ने या महात्मा गांधी ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो मित्रों राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 197 कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? 2010 में या 2012 में या 2014 में या फिर 2016 में। तो मित्रों NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 198 कह रहा है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1949 में या 1950 में या 1951 में या फिर 1955 में। भारत का पहला लोकसभा चुनाव मित्रों 1951-52 में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 199 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च
या 5 मार्च या 10 दिसंबर या फिर 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मित्रों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 200 कह रहा है मित्रों कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC या फिर जिनेवा या फिर पेरिस या फिर टोक्यो। तो मित्रों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से मित्रों आज यूपी SSSC पेट के तहत हम लोगों ने सामान्य जागरूकता में विभिन्न टॉपिक के 200 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लास को लाइक कीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सकें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप लोगों को अगला कौन सा मैराथन दिया जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।